Hello student, today we will start our new chapter GUI programming. It's a review. This chapter we have already learned in the class 11th. So this is a short revision of that chapter because from this chapter we will start our coding part. So let's start. GUI programming, it's a review. ये चैप्टर हम लोग क्लास 11th में एक बार वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन अब वापस से क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है और मुझे अब आपको कोडिंग पार्ट की तरफ लेके जाना है। तो कोडिंग पार्ट स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिवीजन होना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम हो गया है आपने जो चीज़ें 11th में पढ़ी थी और अब वापस से वही चीज़ें आपको 12th में भी पढ़ना है। तो थोड़ा सा अपन एक शॉर्ट रिवीजन भी देख लेते हैं और फिर अपन कोडिंग के ऊपर बात करेंगे। व्हाट इज़ जावा? सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि जावा होती क्या है, क्योंकि हमारा जो 11th-12th में जो आईपी सब्जेक्ट है, आईपी सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो प्रोग्रामिंग पार्ट है वो जावा कोडिंग के ऊपर है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जावा होती क्या है। जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज अ प्लेटफॉर्म। जावा को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम प्लेटफॉर्म, मतलब ये एक प्रकार से प्लेटफॉर्म फ्री भी होती है। इसका मतलब है कि जब जावा की कोडिंग हम लोग करते हैं तो यहाँ पर जो कोडिंग की जाती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जावा में दो फीचर आपको पढ़ने को मिलेंगे, एक होता है क्लास और एक होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर पूरा जो डेटा होता है वो ऑब्जेक्ट के अराउंड ही घूमता रहता है और जब ऑब्जेक्ट के ऊपर वो डेटा फोकस करता है तो यहाँ पर हमारा डेटा सिक्योर वे में भी रहता है। इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 फीचर होते हैं। इसके पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती थी वो प्रोसीजरल बेस्ड होती थी। अब जो कोडिंग हम लोग करते हैं C++ से, C++ के बाद फिर जावा और भी आगे PHP, आप जो भी कोडिंग करेंगे या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ेंगे वो सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, क्योंकि ये 7 फीचर्स जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत स्ट्रॉन्ग और सिक्योर बना देते हैं। By using Java, we can write platform-independent applications program, which can run on any type of OS and hardware. हम जब जावा का यूज़ करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के कारण हम जावा में बनी हुई एप्लीकेशन को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर या किसी भी हार्डवेयर के ऊपर इसको रन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया है और वो एप्लीकेशन जावा में डिज़ाइन की गई है, लेकिन वो एप्लीकेशन बनाते समय मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया था वो विंडो था। अब क्या ये एप्लीकेशन एप्पल के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलेगी? क्या ये एप्लीकेशन लिनक्स के ऊपर चलेगी? क्या ये एप्लीकेशन यूनिक्स के ऊपर चलेगी? तो यस, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होती है। मतलब जावा में बनी हुई एप्लीकेशन सारे प्लेटफॉर्म, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे हार्डवेयर के ऊपर रन होती है। इसी कारण से जावा मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग करने के लिए। जावा इज डिज़ाइन टू बिल्ड इंटरेक्टिव, डायनामिक एंड सिक्योर एप्लीकेशन ऑन नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम। जावा को हमने डिज़ाइन ही इसलिए किया है ताकि हम लोग इंटरेक्टिव, डायनामिक और सिक्योर एप्लीकेशन बना सकें और कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकें। जावा फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ द मल्टीलिंगुअल एप्लीकेशन बिकॉज जावा यूजेस 2 बाइट यूनिकोड कैरेक्टर सेट। जावा जो लैंग्वेजेस है इससे बनी हुई एप्लीकेशन, आपको मल्टीलिंगुअल एप्लीकेशंस मिल सकती है। मल्टीलिंगुअल एप्लीकेशंस का मतलब हर लैंग्वेज में आप जावा में एप्लीकेशन बना सकते हैं, क्योंकि जावा यूनिकोड का 2 बाइट कैरेक्टर सेट यूज़ करता है और 2 बाइट कैरेक्टर सेट यूज़ करने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि जावा करीब करीब सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इसके अंदर वो सारे कैरेक्टर अवेलेबल है जो पूरे वर्ल्ड में बोले जाते हैं, या पूरे वर्ल्ड में बोले जाने वाली जो लैंग्वेजेस हैं उनके जो वर्ड है या उनके जो अल्फ़ाबेट है वो सारे अल्फ़ाबेट आपको जावा के 2 बाइट यूनिकोड कैरेक्टर सेट के अंदर मिल जाएंगे। तो जावा 2 बाइट यूनिकोड कैरेक्टर सेट यूज़ करता है, जिसके कारण जावा मल्टीलिंगुअल हो जाती है या मल्टीलिंगुअल एप्लीकेशन हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ जावा, ये आपको केवल इसमें से कुछ मेन पॉइंट याद रखना है, बाकी तो केवल आपके नॉलेज के लिए है। जावा वॉज डेवलप बाय जेम्स गोसलिंग, आपको इसका नाम याद होना चाहिए। जावा को किसने डेवलप किया था? जेम्स गोसलिंग ने। कहाँ पे किया था? सन माइक्रो सिस्टम में। और कोई वो ग्रीन प्रोजेक्ट बना रहा था और ग्रीन प्रोजेक्ट बनाते बनाते एक्चुअल में वो कोडिंग कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, टीवी सेट टॉप बॉक्स के लिए, लेकिन वो कोडिंग आगे चलकर हमारे सारी एप्लीकेशंस में काम आने लग गई।
इनिशियली इस लैंग्वेज को ओक नाम दिया जाता था, ओक नाम दिया गया था, OAK, एंड लेटर रिनेम्ड विद द जावा, और बाद में इसका नाम कर दिया गया जावा। 1991 में फर्स्ट टाइम ओक लैंग्वेज एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जेम्स गोसलिंग ने इन्वेंट की थी, और उसके बाद 1995 में JDK जावा डेवलपमेंट किट मार्केट में रिलीज़ किया गया, जो कि 1.0 था, मतलब उसका जो वर्जन था वो 1.0 था। 1998 में सन ने इसको घोषित कर दिया कि ओपन सोर्स कम्युनिटी होगा, और ओपन सोर्स कम्युनिटी होने का मतलब है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली इस पर प्रोग्राम अपनी एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं, इसके थ्रू अपना कमर्शियल आप एक एप्लीकेशन बना के सेल आउट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके अलग अलग वर्जन्स अलग अलग मार्केट में लॉन्च किए गए, J2EE, J2SE, J2ME और JDK तब तक 1.2 भी आ चुका था। 2006 में सन ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो लैंग्वेज है ये GNU GPL लाइसेंस के अंडर में रहेगी, और इसको रन करने के लिए उन्होंने एक एडिटर मार्केट में उतारा जिसे हम नेटबिन IDE के नाम से यूज़ करते हैं, और आप लोग भी नेटबिन से फेमिलियर है क्योंकि हमने लास्ट ईयर प्रोग्रामिंग भी की थी। हम लोग नेटबिन IDE का 8.2 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। वाइवा में क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि नेटबिन IDE का कौन सा वर्जन आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो लेटेस्ट हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो नेटबिन IDE 8.2 है। 2010 में माइक्रो सिस्टम ने और एक जो सन माइक्रो सिस्टम था उसको ओरेकल कॉरपोरेशन ने खरीद लिया, और जो सन माइक्रो सिस्टम के अंडर में जावा लैंग्वेज चल रही थी वो अब ऑफिशियली ओरेकल के अंडर में आ गई। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी ये केवल आपके नॉलेज के लिए है, बस आपको इसका मेन ये याद होना चाहिए कि इसको इन्वेंट किसने किया था या इनिशियली इसका नाम क्या था। बाकी इसको हम रन किस पे करते हैं, नेटबिन IDE पे रन करते हैं इसको। बाकी ये उसके अलावा हमने जो चीज़ें पढ़ी वो केवल आपके नॉलेज के लिए है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ जावा, तो आपको ये 6-7 पॉइंट जो यहाँ पे लिखे हैं वो पॉइंट आपको लिखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है ये 5 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होने से क्या होता है कि हम लोग इसमें रियल टाइम प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। रियल टाइम प्रॉब्लम्स मतलब जो भी हमारे लाइफ टाइम में जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, और अगर हम उसको एप्लीकेशन के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन यहाँ पे बनाई जा सकती है। तो और यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहने का कारण मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जावा के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट और एक क्लास नाम का फीचर भी होता है, और पूरा जो कोडिंग पार्ट होता है वो पूरा ऑब्जेक्ट के अराउंड ही घूमता है, और ऑब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस किया जाता है, सारा डेटा उसी के ऊपर फोकस होता है, जिसके कारण लैंग्वेज ज़्यादा सिक्योर हो जाती है, और इसी कारण से इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है। ओपन सोर्स प्रोडक्ट, इट इज़ ओपन सोर्स दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल टू ऑल विथ नो कॉस्ट। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये ओपन सोर्स प्रोडक्ट है। ओपन सोर्स प्रोडक्ट होने का कारण ये है कि इसको हम लोग फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, इस पर अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। आपको इसके लिए कोई भी कॉस्ट देने की या कोई सब्सक्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। राइट वंस रन एनीवेयर, वोरा, आप इसको एक बार राइट कर ले मतलब आप एक बार इसकी कोडिंग कर लें, फिर आप इसको कहीं पर भी चला सकते हैं। कहीं पर भी चलाने का मतलब है कि आप इसको किसी भी हार्डवेयर के ऊपर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसको रन कर सकते हैं। आपकी जो कोडिंग है या जो आपकी एप्लीकेशन है वो कहीं पर भी एरर नहीं देगी। इसी कारण से जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर, सारे हार्डवेयर पर रन हो जाती है। लाइट वेट कोड, बिग एप्लीकेशन कैन बी डेवलप विथ स्मॉल कोड। यहाँ पर बड़े बड़े एप्लीकेशंस जो बनाए जाते हैं उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं करना होती, स्मॉल कोड से भी हमारा क्या होता है, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन क्रिएट की जा सकती है। सिक्योरिटी, जावा प्रोग्राम्स आर सेफ एंड सिक्योर ऑन नेटवर्क। जावा सबसे सिक्योर्ड माने जाने वाली लैंग्वेज होती है। जितनी लैंग्वेजेस मार्केट में हैं उसमें जावा को सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, जावा uses both compiler and interpreter JVM to produce portable and platform independent object code। जावा ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों का यूज़ करती है। इसके लिए हम
जब भी जावा को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें JVM बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। JVM का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों होते हैं। ये प्रोग्राम को कंपाइल भी करते हैं और इंटरप्रेट भी करते हैं। एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट कोड, और इससे जो आपका कोड है वो क्या बन जाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। बिल्ट इन ग्राफिक्स एंड सपोर्ट मल्टीमीडिया। जावा इज इक्विप्ड विद द ग्राफिक्स फीचर। जावा के अंदर बहुत सारे ग्राफिक्स फीचर्स भी होते हैं। इट इज़ बेस्ट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ऑडियो वीडियो एंड ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। ये सबसे अच्छा आप इसको एग्जाम्पल मान सकते हैं कि इसके अंदर ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स एनिमेशन सारी चीज़ें अवेलेबल है। मतलब आप अगर जावा के थ्रू ग्राफिक्स और ऑडियो वीडियो या एनिमेशन कुछ करना चाहते हैं तो वो भी बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो ये जो अपन ने कुछ पॉइंट्स पढ़े ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा कहलाती हैं और इन्हीं को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से याद करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, वाई जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये भी अपने आप में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब अधिकतर क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स और 3 मार्क्स के हैं, तो आपको ये क्वेश्चन अगर मिलता है तो 4 मार्क्स में मिलेगा। अब प्रोग्राम रिटन इन HLL मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू इट्स इक्विवेलेंट मशीन कोड। कोई भी प्रोग्राम जो कि HLL में लिखा गया, HLL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। जब भी कोई प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है तो उस प्रोग्राम का उसके इक्विवेलेंट मशीन कोड में कन्वर्ट होना कंपलसरी होता है, तभी मशीन उस कोड को समझ पाती है। सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, ताकि मशीन या कंप्यूटर उस कोड को समझ पाए या उसको एग्जीक्यूट कर पाए। दिस कन्वर्जन इज नोन एज कंपाइलेशन। इसी कन्वर्जन की प्रोसेस को हम लोग कंपाइलेशन बोलते हैं। जनरली द कन्वर्टेड मशीन कोड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्डवेयर एंड OS प्लेटफॉर्म। अब अगर हम लोग बात करें कि मशीन कोड जो होता है, मशीन कोड जो कन्वर्ट हो चुका है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। सो दैट अ विंडो प्रोग्राम विल नॉट वर्क ऑन यूनिक्स। इसी कारण से कुछ प्रोग्राम जो कि दूसरे सिस्टम पे या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाए जाते हैं या विंडो में बनाए गए हैं वो यूनिक्स और लिनक्स में नहीं चल पाते या मैक के प्लेटफॉर्म पे नहीं चल पाते, सिंस दे आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जब हमने कोई प्रोग्राम बनाया, जब कोई हमने कोडिंग की और वहाँ पर जो कोडिंग थी वो कन्वर्ट हुई मशीन कोड पे, लेकिन मशीन कोड भी जो था वो केवल जो आपका विंडोज़ था वही रन कर सकता था, लिनक्स यूनिक्स या मैक उसको रन नहीं कर सकता था। तो इस कारण से वो एप्लीकेशन केवल विंडोज़ के ऊपर ही चल पाती है, बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं चल पाती। इसका मतलब है कि वो एप्लीकेशन क्या कहलाएगी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन नहीं होगी। अब प्रोग्राम रिटन इन जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जबकि जावा में लिखा गया जो भी प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम इंडिपेंडेंट होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। दैट इज दे आर नॉट अफेक्टेड विद द चेंजिंग ऑफ OS। इसका सीधा सा मीनिंग है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना, मतलब कि आप जावा का प्रोग्राम भले विंडो में लिखो, भले यूनिक्स में लिखो, भले लिनक्स में लिखो, वो रन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर हो जाएगा, मतलब वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट नहीं होता। दिस मैजिक इज डन बाय यूजिंग बाइट कोड। और ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि जावा बाइट कोड क्रिएट करता है। जब हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो बाइट कोड बना देता है, और बाइट कोड बनने से क्या होता है कि बाइट कोड हर सिस्टम पर रन हो जाता है। बाइट कोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इट हैज़ टू रन अपॉन। बाइट कोड जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम से इंडिपेंडेंट होता है, और बाइट कोड को रन करने के लिए JVM मशीन की ज़रूरत होती है। JVM मशीन बाय डिफ़ॉल्ट सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होती है। जावा कंपाइलर प्रोड्यूसेस बाइट कोड इंस्टेड ऑफ नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड विच इज़ इंटरप्रेटेड बाय जावा वर्चुअल मशीन। जावा कंपाइलर क्या करता है, बाइट कोड क्रिएट करता है, और बाइट कोड जो होता है वो क्रिएट होने के कारण बाइट कोड को इंटरप्रेट कर लिया जाता है जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। जब भी एग्जीक्यूशन की प्रोसेस होती है तो जावा कंपाइलर ने जो बाइट कोड क्रिएट किया था उसको जावा वर्चुअल मशीन इंटरप्रेट कर लेती है, और उसके इंटरप्रेट करने से आपका प्रोग्राम रन हो जाता है। तो यहाँ पर JVM का होना करीब करीब सारे प्लेटफॉर्म पर ज़रूरी रहता है और होते भी हैं। इसी कारण से हर प्लेटफॉर्म पर जावा में बना प्रोग्राम इजीली रन हो जाता है। जावा यूजेस बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। यह कंसेप्ट अपन ने अभी लास्ट टाइम में भी पढ़ा जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे
कि जावा क्या करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज़ करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज़ करने से क्या होता है कि आपका जो जावा का प्रोग्राम है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट से आप इजीली समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रोग्राम काम करता है। जैसे जावा प्रोग्राम है, अब वो जावा प्रोग्राम पर हमने उसको कंपाइल किया तो जावा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, और कंपाइल होने के बाद वो जावा बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। जावा बाइट कोड जो होता है, अगर मैकिन्टोश मतलब जो आपका मैक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर आपका प्रोग्राम चल रहा है तो वहाँ पे भी JVM होगा, और जावा इंटरप्रेटर वहाँ का जो होगा वो मैकिन्टोश के लिए क्या कर देगा, आपके जावा बाइट कोड को प्रॉपर एप्लीकेशन में रन कर देगा। फिर यहाँ का इंटरप्रेटर जो होगा विंडोज़ का, वो जावा इंटरप्रेटर का यूज़ करते हुए JVM के अंदर इंटरप्रेटर होगा, वो विंडोज़ के हिसाब से क्या कर देगा, जावा बाइट कोड को प्रोग्राम को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। और यूनिक्स का जो जावा इंटरप्रेटर होगा वो क्या करेगा, बाइट कोड को इसके हिसाब से कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रकार से जावा कोड पर लिखा गया कोई सा भी प्रोग्राम सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली रन हो जाता है और इजीली सारे प्लेटफॉर्म पे रन हो जाता है, इसलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है। अब इसके बाद कुछ बेसिक्स ऑफ GUI एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। ये आप लोग लास्ट ईयर ये भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं हाउ GUI एप्लीकेशन वर्क्स। GUI का फुल फॉर्म याद होगा आपको, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। मतलब GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। हाउ GUI एप्लीकेशन वर्क्स, GUI एप्लीकेशन काम किस प्रकार से करती है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और वी कैन से GUI बेस्ड एप्लीकेशन कंटेन विंडोज, बटन, टेक्स्ट बॉक्सेस, डायलॉग बॉक्सेस एंड मेनूज एक्सेट्रा नोन एज GUI कंपोनेंट। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो एप्लीकेशंस होती हैं उसमें विंडोज़, बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, डायलॉग बॉक्सेस एंड मेनूज होते हैं, जिनको हम लोग GUI कंपोनेंट बोलते हैं। वाइल यूजिंग अ GUI एप्लीकेशन व्हेन यूजर परफॉर्म एन एक्शन एन इवेंट इज जनरेटेड। अब जब हम लोग किसी GUI एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं तो यूज़र क्या करता है, कोई एक्शन परफॉर्म करता है, और वो जो एक्शन परफॉर्म होती है उससे इवेंट जनरेट होता है। इवेंट जनरेट होने से एक मैसेज सेंड होता है जहाँ पे भी एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन लिया जाना है। वो मैसेज जब सामने किसी CPU के पास, कंपाइलर के पास या इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास पहुँचता है तो मैसेज के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन अपना वर्क या अपना आउटपुट देती है। तो इस प्रकार से आपकी एक GUI एप्लीकेशन काम करती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें नई आ गई हमारे सामने। एक तो आ गया इवेंट। व्हाट इज इवेंट? एन इवेंट रेफर्स टू द ऑकरेंस ऑफ एन एक्टिविटी बाय यूजर लाइक क्लिक, डबल क्लिक एक्सेट्रा। इवेंट क्या होता है? इवेंट को हम लोग बोल सकते हैं ऑकरेंस ऑफ एक्टिविटी, जो कि यूज़र के थ्रू होगा, और वो जो एक्टिविटी है वो हो सकता है कि उसने क्लिक किया हो, उसने डबल क्लिक किया हो, उसने वहाँ पे कोई वैल्यू एंटर की हो। ये सारी चीज़ें इवेंट कहलाती है। और जैसे ही इवेंट जनरेट होता है वैसे ही एक मैसेज कंपाइलर को या जो आपका JVM मशीन है उसको भेजा जाता है, और वो मैसेज के लिए ही यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैसेज। अब मैसेज इज एन इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड टू द एप्लीकेशन व्हेन इवेंट ऑकर्स। जैसे ही इवेंट आएगा या यूज़र ने कोई इवेंट जनरेट किया होगा वैसे ही एक मैसेज या इन्फॉर्मेशन या रिक्वेस्ट जो आपकी एप्लीकेशन है उसको भेजी जाती है, और उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ रिप्लाई या उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट होता है। तो इस प्रकार से आपका GUI एप्लीकेशन वर्क करता है। उसके अंदर इवेंट होते हैं और इवेंट जनरेट होने से एक मैसेज सेंड होता है। तो ये प्रोसेस आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछी जाती है। फिर GUI इन जावा। इन जावा द GUI प्रोग्रामिंग इज डन थ्रू द स्विंग API, जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, विच इनेबल लुक एंड फील एनवायरनमेंट। GUI प्रोग्रामिंग करने से हमें फ़ायदा क्या होता है कि जो एप्लीकेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो उसका लुक और फील इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि यूज़र उससे अट्रैक्ट होता है, उससे इंटरेक्टिव होकर अपने इनपुट इजीली दे पाता है और इजीली उससे आउटपुट ले पाता है। स्विंग कंट्रोल्स आर अवेलेबल विद द जावा AC एज अ पार्ट ऑफ द जावा फाउंडेशन क्लास। अब GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जावा स्विंग कंट्रोल्स का यूज़ करना पड़ता है, और ये सारे स्विंग कंट्रोल जावा फाउंडेशन क्लास JFC के अंदर अवेलेबल होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अ GUI एप्लीकेशन इन जावा कंटेन्स 3 बेसिक एलिमेंट। यहाँ पर 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं। पहला होता है ग्राफिकल कंपोनेंट,
which is also known as event source. It is an object that define a screen element such as button, text field, menus, etc. They are the source of the event. In GUI terminology, they are also known as the widget, window gadget. It can be container control और child control. सबसे पहला यहाँ पे बेसिक एलिमेंट क्या होता है, ग्राफिकल कंपोनेंट या इसको इवेंट सोर्स भी कहा जाता है. इसमें वो सारे ऑब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं जिससे इवेंट जनरेट होता है. जैसे बटन हो गया, आप बटन पर क्लिक करेंगे इवेंट जनरेट हो जाएगा. टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू एंटर करेंगे इवेंट जनरेट हो जाएगा. मेनूज पर क्लिक करेंगे इवेंट जनरेट हो जाएगा. या इनको हम लोग जीयूआई टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर इसको विडगेट भी बोल सकते हैं. विडगेट का फुल फॉर्म होता है विंडो गेजेट. इट कैन बी कंटेनर कंट्रोल, इसको कंटेनर कंट्रोल भी कहा जाता है या चाइल्ड कंट्रोल भी कहा जाता है. देन इवेंट के बारे में भी हमने लास्ट टाइम में पढ़ा. An event occurrence of an activity is generated when user does something like mouse click, dragging, pressing a key on the keyboard. इवेंट क्या होता है, इवेंट एक प्रकार की ऑकरेंस होती है किसी एक्टिविटी की जो जनरेट होती है कब, जब यूज़र माउस क्लिक करता है, ड्रैगिंग करता है, किसी की पर प्रेस करता है या किसी कीबोर्ड पर किसी की को प्रेस करता है, तो उससे इवेंट जनरेट होता है. देन इवेंट हैंडलर मेथड. अब जब इवेंट जनरेट होगा तो एक मैसेज भेजा जाएगा और मैसेज को पढ़ने के बाद उसको हैंडल करने के लिए एक इवेंट हैंडलर मेथड होती है जो जावा की प्रोग्रामिंग में लिखी जाती है. इट कंटेन मेथड फंक्शन विच इज़ अटैच टू द कंपोनेंट. ये एक प्रकार की मेथड या फंक्शन होता है जो कि कंपोनेंट के साथ अटैच होता है. एंड एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट. और जैसे ही इवेंट जनरेट होता है वैसे ही ये रिस्पॉन्स करता है. इन जावा लिसनर इंटरफेस स्टोर्स ऑल द इवेंट रिस्पॉन्स मेथड और इवेंट हैंडलर मेथड. ये जो इवेंट हैंडलर मेथड होती है या इवेंट रिस्पॉन्स मेथड होती है ये उसी कंपोनेंट के साथ अटैच होती है कि जैसे ही यूज़र ने कोई इवेंट जनरेट किया, कोई मैसेज जनरेट हुआ, वैसे ही इसका रिस्पॉन्स स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है. तो इस प्रकार से इवेंट हैंडलर मेथड काम करती है. और इसके ऊपर हमने देखा ग्राफिकल कंपोनेंट होते हैं और इवेंट होता है. अब इसके बाद बेसिक ग्राफिकल कंट्रोल्स ऑफ जावा हमें पढ़ना है जिससे आप लोग फेमिलियर हैं, और ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में. Basic graphical control of Java, or we can say it is a swing control. The Java offers various swing controls to facilitate the development of GUI applications. Most commonly used controls are JFrame, JLabel, JTextField, JButton, JCheckbox, JRadio button, JList, JCombo box and JPanel. देखिए हम लोगों ने जब प्रैक्टिकल्स किए थे तो आप लोग थोड़े से ग्राफिकल कंपोनेंट के साथ फैमिलियर हुए थे. जैसे हमने एक सिंपल एप्लीकेशन की एक हमने एप्लीकेशन बनाई थी, सिंपल कैलकुलेटर की एक एप्लीकेशन बनाई थी, और उस एप्लीकेशन में हमने कुछ कंपोनेंट का यूज़ किया था. जैसे हमने जे फ्रेम का यूज़ किया था. सबसे पहले हम एक फ्रेम लेते हैं, फिर उसके अंदर हम अलग अलग कंपोनेंट को रखते चले जाते हैं. तो जे फ्रेम क्या हो गया, एक प्रकार का बेसिक विंडो हो गया, एक फॉर्म हो गया या एक कंटेनर हो गया जिसके अंदर हम लोग अलग अलग कंपोनेंट को यूज़ करते हैं. तो ये जितने भी नाम हमने लिखे हैं ये सारे कंपोनेंट कहलाते हैं या ग्राफिकल कंट्रोल्स कहलाते हैं. और इन्हीं कंट्रोल्स का यूज़ हमने हमारी जो सिंपल कैलकुलेटर की एप्लीकेशंस थी या उसके बाद हमने जो एप्लीकेशंस बनाई थी उनमें इसका यूज़ किया था. तो जे फ्रेम हमने यूज़ किया था, उसमें जे लेबल हमने यूज़ किया था, जे टेक्स्ट फील्ड हमने यूज़ किया है, जे बटन यूज़ किया है, और उसके अलावा कुछ आने वाली जो एप्लीकेशंस थी उसमें चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स के भी हमने यूज़ किए थे, जे लिस्ट, जे कॉम्बो बॉक्स का भी यूज़ किया है, पैनल का भी यूज़ किया है. तो यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये सारे कंपोनेंट हम लोग हमारे जो एप्लीकेशंस हमने बनाई हैं उसमें हम लोग इनका यूज़ कर चुके हैं. तो इन्हीं कंपोनेंट को हम एक बार और देख लेते हैं. ये चैप्टर मैंने लास्ट में इसी कारण से लिया है ताकि जब हम लोग ये चैप्टर पढ़े तब तक आप लोग प्रैक्टिकल्स कर चुके होंगे, तो आपको ये चीज़ें जल्दी से समझ में आएगी कि मैं कौन से कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ या इनका यूज़ कहाँ पर होता है. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जे फ्रेम की. यूज़ एज अ बेसिक विंडो और फॉर्म. जब हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें सबसे बेसिक विंडो या फॉर्म जो हम लोग लेते हैं जिसके अंदर हम दूसरे कंपोनेंट को अटैच करते हैं या दूसरे कंपोनेंट को उसके अंदर डालते हैं. इसी कारण से जे फ्रेम को क्या कहा जाता है, बेसिक विंडो या फॉर्म कहा जाता है. तो सबसे बेसिकली हमें कौन सा कंपोनेंट यूज़ करना होता है, जे फ्रेम. उसके बाद जे लेबल, अलाउ नॉन एडिटेबल टेक्स्ट और आइकन टू बी डिस्प्लेड. जे लेबल क्या करता है, आपको हमेशा इस प्रकार का नॉन एडिटेबल टेक्स्ट या आइकन प्रोवाइड करता है जो कि डिस्प्लेबल होता है. और यहाँ पर आप लोग यूज़र को जब एप्लीकेशन बनाकर देते हैं तो यूज़र उस
नॉन एडिटेबल टेक्स्ट को देखकर समझ पाता है कि उसे क्या करना है, तो उसे हम लोग जे लेबल बोलते हैं। देखिए मैं ये सारे कंपोनेंट आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक बार आपको जल्दी समझ में आएगा। जे फ्रेम, ये जो ऊपर का फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है ये जे फ्रेम कहलाता है, और इस जे फ्रेम के अंदर हमने क्या यूज़ किया हुआ है, अलग अलग कंपोनेंट का यूज़ किया हुआ है। अभी हमने उसमें जे लेबल के बारे में पढ़ा, तो आप यहाँ पे ऊपर टॉप पे देख सकते हैं डेटा एंट्री फॉर्म जो लिखा है, ये एक प्रकार का जे लेबल है जो कि नॉन एडिटेबल होता है और यूज़र को दिखाई देता है। उसके बाद नेम, जेंडर, मेल, फीमेल, प्रॉपर्टीज़ डू यू हैव, हाउस, प्लॉट, कार, कैश, सिटी, रिमार्क, कंट्री विजिटेड, ये सारे जे लेबल कहलाते हैं, क्योंकि जे लेबल के थ्रू हम लोग यूज़र को बता पाते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑप्शंस के ऊपर उसको क्या करना है, और उन चीज़ों को पढ़कर यूज़र भी समझ पाता है कि उसे क्या ऑप्शन क्लिक करना है या किस प्रकार से उसको रिएक्ट करना है। तो ये जो फॉर्म आपके सामने है एक बेसिक फॉर्म है, और इस बेसिक फॉर्म को हम लोग बोलते हैं जे फ्रेम, और इस जे फ्रेम के अंदर अलग अलग कंपोनेंट का यूज़ होता है। सबसे पहले हमने जो कंपोनेंट पढ़ा वो पढ़ा जे लेबल। तो जे लेबल एक प्रकार का नॉन एडिटेबल टेक्स्ट और आइकन हो गया जो कि हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद अब बात होती है जे टेक्स्ट फील्ड की। अलाउ यूज़र इनपुट, इट इज़ एडिटेबल थ्रू द टेक्स्ट बॉक्स। अब जो जे टेक्स्ट फील्ड की बात हो रही है, तो जो जे टेक्स्ट फील्ड है उसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये जे टेक्स्ट फील्ड कहलाती है। इस जे टेक्स्ट फील्ड को हम लोग यूज़र के लिए यूज़ करते हैं, मतलब यूज़र यहाँ पे क्या कर सकता है, कुछ भी इनपुट हमें दे सकता है राइटिंग के फॉर्म में। ये एक सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट मेथड होती है जिसमें एक सिंगल लाइन के थ्रू यूज़र क्या कर सकता है, कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दे सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जे बटन की। जे बटन क्या होता है, एन एक्शन इज जनरेटेड व्हेन पुश्ड। जे बटन एक प्रकार का ऑप्शन होता है, ये इवेंट क्रिएट करता है। जैसा हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा था, इवेंट जनरेट होता है, उससे मैसेज जनरेट होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर इवेंट हैंडलर मेथड होती है। वैसे ही वो इवेंट जनरेट करने के लिए जो कंपोनेंट यूज़ किया जाता है वो होता है जे बटन। तो जे बटन को अगर हम लोग देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इवेंट जनरेट करने के लिए कंपोनेंट यूज़ किया जा रहा है इसे कहा जाता है बटन। ये दो बटन यहाँ पे इस फॉर्म के ऊपर लगे हुए हैं। इन दो बटन का यूज़ हम लोग करते हैं इवेंट जनरेट करने के लिए, इन्हें कहा जाता है बटन। ये बटन आप लोग जैसे फेसबुक आप जब लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे भी बटन होते हैं, आप जीमेल को लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे भी बटन होते हैं। आप कोई फॉर्म पे जाकर देखेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन को सबमिट करने के लिए जो ऑप्शन होता है वो बटन कहलाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बटन का यूज़ करते हैं, और बटन का यूज़ करने से क्या होता है, इवेंट जनरेट होता है। इवेंट जनरेट होने के बाद एक इवेंट हैंडलर मेथड उसको हैंडल करती है कि इस फॉर्म के ऊपर जब सबमिट बटन क्लिक होगा तो क्या रिस्पॉन्स यूज़र के पास जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जे चेक बॉक्स की। जे चेक बॉक्स जो होता है, अलाउ यूज़र टू सिलेक्ट मल्टीपल चॉइसेस। जे चेक बॉक्स को देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो जे चेक बॉक्स है ये सारे जे चेक बॉक्स कहलाते हैं। यहाँ पे जो स्क्वायर शेप में आपके पास एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिस पे आप लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। ये चार ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये जे चेक बॉक्स कहलाते हैं। इस पर आप लोग टिक लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टीज़ डू यू हैव। प्रॉपर्टीज़ डू यू हैव का मतलब क्या हुआ कि आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसमें से आप सिंगल सिलेक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्शंस भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसको अनचेक्ड भी छोड़ सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो चेक बॉक्स होता है वो एक प्रकार का यूज़र के लिए ऑप्शन टाइप का मतलब मेथड होता है या कंपोनेंट होता है जिसमें यूज़र क्या कर सकता है, मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकता है, सिंगल सिलेक्शन भी कर सकता है, और उन्हें अनचेक्ड भी छोड़ सकता है। तो ये एक मेथड हो गई, एक कंपोनेंट हो गया जिसका यूज़ हम लोग हमारे फॉर्म में करते हैं। उसके बाद एक और होता है जे रेडियो बटन। ये जो जे रेडियो बटन की मैं बात कर रहा हूँ, ये जे रेडियो बटन ऑलमोस्ट जे चेक बॉक्स जैसा ही होता है। इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो शेप होता है ये ओवल शेप में होता है। ये दो जो आपके पास सामने कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं ये जे रेडियो बटन कहलाते हैं। इन जे रेडियो बटन का यूज़ हम लोग कब करते हैं, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट इंडिविजुअल ऑप्शंस होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते। लेकिन अगर हम लोग इनको एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बना दें तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप एट ए टाइम किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप मल्टीपल सिलेक्शन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे।
और जब मल्टीपल सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे जेंडर है तो एट ए टाइम कोई व्यक्ति जो कोई पर्सन या तो मेल को सिलेक्ट कर पाएगा या फीमेल को सिलेक्ट कर पाएगा। यहाँ पे दोनों ऑप्शन एक साथ सिलेक्ट हो या दोनों ही ऑप्शन सिलेक्ट ना हो, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये जो जे रेडियो बटन है इनको ग्रुपिंग कर देते हैं। इसको ग्रुप बटन ग्रुप के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें इसको रखा जाता है ताकि क्या हो सके, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहे। और जब ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती है तो उस कंडीशन में हम लोग केवल एक ऑप्शन का यूज़ करते हुए इसको मतलब हमारे फॉर्म के ऊपर इसका यूज़ हम लोग कर पाते हैं। उसके बाद बात होती है जे लिस्ट की। गिव्स अ लिस्ट ऑफ आइटम फ्रॉम विच यूज़र कैन सिलेक्ट वन और मोर आइटम। जे लिस्ट क्या होता है, ये एक प्रकार का पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे आइटम्स लिखे होते हैं और यूज़र उसमें से एक या मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकता है। देखिए इसका भी मैं आपको कंपोनेंट दिखाता हूँ। ये जो है ये जे लिस्ट कहलाती है। इस जे लिस्ट के अंदर मल्टीपल ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया लिखा है, अमेरिका लिखा है, रशिया, फ्रांस और भी ऑप्शंस के अंदर हो सकते हैं। लेकिन अब अगर ज़्यादा ऑप्शंस होंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल का यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो इतनी ही रहेगी, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन होने के कारण आप लोग मल्टीपल ऑप्शन देख पाए, इसलिए यहाँ पे स्क्रॉल ऑप्शंस भी क्रिएट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जे लिस्ट का यूज़ करते हैं। इसमें से आप मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं। मल्टीपल सिलेक्शंस का मतलब है कि आप यहाँ से चाहें तो एक या एक से ज़्यादा जो ऑप्शन आपके सामने हैं उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये जे लिस्ट होता है। उसके बाद जे कॉम्बो बॉक्स, इट गिव्स ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ आइटम विच फैसिलिटी टू ऐड न्यू आइटम। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ द जे लिस्ट एंड जे टेक्स्ट फील्ड। अब अगर हम लोग जे कॉम्बो बॉक्स की बात करें तो जे कॉम्बो बॉक्स जो होता है वो एक प्रकार की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग न्यू आइटम को ऐड कर सकते हैं। और एक्चुअल में ये जो होता है जे लिस्ट और जे टेक्स्ट फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है। जे लिस्ट और जे टेक्स्ट फील्ड का कॉम्बिनेशन से मतलब यहाँ पर ये होगा कि इसको जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इसमें हमें जे लिस्ट भी मिलती है और जे टेक्स्ट फील्ड भी हमें मिल जाती है। तो देखिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का होता है। ये ऑप्शन जो आपको देख पा रहे हैं ये कहलाता है जे कॉम्बो बॉक्स। जे कॉम्बो बॉक्स में यहाँ पे एक एरो होता है, ड्रॉप डाउन एरो होता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी और जब पूरी लिस्ट आपके सामने खुलेगी तो उस कंडीशन में आप ऑप्शंस को सिलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप एट ए टाइम केवल एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं या आप लोगों ने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो आपको टॉप पे दिखेगा, बाकी के सारे ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जे कॉम्बो बॉक्स का यूज़ किया जाता है। इसमें टेक्स्ट फील्ड भी होती है और टेक्स्ट फील्ड के साथ साथ यहाँ पर जे लिस्ट भी होती है, इसी कारण से इसको जे कॉम्बो बॉक्स कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जे पैनल की। इट इज़ अ कंटेनर कंट्रोल विच कंटेन अदर कंट्रोल यूजिंग द फ्रेम। ये एक प्रकार का कंटेनर कंट्रोल होता है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं दूसरे कंपोनेंट को रखने के लिए। मतलब जे फ्रेम भी एक प्रकार का कंटेनर है लेकिन वो टॉप लेवल कंटेनर होता है और जे पैनल जो होता है वो मिडिल लेवल कंटेनर होता है क्योंकि इसके अंदर हम लोग दूसरे कंपोनेंट को रखते हैं। और जे पैनल खुद भी एक कंट्रोल कंटेनर के अंदर होता है जिसे टॉप लेवल कंटेनर बोलते हैं, जिसे जे फ्रेम। तो यहाँ पर जे पैनल एक प्रकार का कंटेनर कंट्रोल हो गया विच कंटेन अदर कंट्रोल यूजिंग अ फ्रेम। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे जो कंट्रोल्स है उसको हम जे पैनल के अंदर रखते हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है जिस पे लिखा है प्रॉपर्टीज डू यू हैव। ये एक प्रकार का पैनल है। इस पैनल का यूज़ हम लोग एज अ जे पैनल करते हैं और इसके अंदर हम लोग अलग अलग कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात होती है अ कंट्रोल विच होल्ड अदर कंपोनेंट चाइल्ड कंट्रोल इज कॉल्ड कंटेनर कंट्रोल। मैंने 2 बार ये वर्ड यूज़ किया कंटेनर कंट्रोल। तो कंटेनर कंट्रोल उसे कहा जाता है जो अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट को या चाइल्ड कंट्रोल्स को अपने अंदर रखता है, उसे हम लोग कंटेनर कंट्रोल बोलते हैं, जैसे जे फ्रेम, जे पैनल, जे डायलॉग बॉक्स एक्सेट्रा। तो ये जो बेसिकली हमने लिस्ट पढ़ी जो कि ग्राफिकल कंट्रोल्स की लिस्ट थी, इस ग्राफिकल कंट्रोल्स का यूज़ हम लोग करते हैं कहाँ पर, जब हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाते हैं या जब हम कोई फॉर्म डिज़ाइन करते हैं तो उसमें इन सारे कंपोनेंट का यूज़ हम लोग करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इवेंट हैंडलिंग इन जावा जीयूआई एप्लीकेशन। अब हमें देखना है कि किस प्रकार से जावा के अंदर कोई जीयूआई एप्लीकेशन हैंडल की जाती है या कोई इवेंट हैंडल किया जाता है। एन इवेंट इज ऑकरेंस ऑफ द सम एक्टिविटीज आइदर इनिशिएटेड बाय
user or by the system. In order to react, you need to implement some event handling system in your application. Three things are important in the event handling. First one is event source, second one is event object or message, third one is event handlers or we can say event listener method. देखिए हम लोग बात कर रहे हैं इवेंट हैंडलिंग इन जावा GUI एप्लीकेशन। मान लीजिए आपने कोई GUI एप्लीकेशन को बनाया है, क्रिएट किया है, तो उसके अंदर किस प्रकार से इवेंट को हैंडल किया जाएगा वो हमें कभी कभार पूछा जाता है। तो आपको ये पूरी मेथड लिखना होगी विद डायग्राम। एन इवेंट इज ऑकरेंस ऑफ द सम एक्टिविटीज आइदर इनिशिएटेड बाय यूजर और बाय द सिस्टम। अब कोई इवेंट कैसे जनरेट होता है, कैसे हमारे सामने क्रिएट होता है, तो वो होता है या तो यूज़र के कारण या सिस्टम के कारण। और कोई एक्टिविटी या कोई पर्टिकुलर ऑकरेंस होती है इवेंट की, तो उस कंडीशन में इवेंट हैंडलिंग मेथड की हमें ज़रूरत पड़ती है। इन ऑर्डर टू रिएक्ट यू नीड टू इम्प्लीमेंट सम इवेंट हैंडलिंग सिस्टम इन योर एप्लीकेशन। और जब इवेंट जनरेट होगा तो उसको हैंडल करने के लिए या उसको रिस्पॉन्स करने के लिए हमारे पास इवेंट हैंडलिंग सिस्टम होना चाहिए हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पर इवेंट को हैंडल करने के लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट होता है इवेंट सोर्स। इट इज़ द GUI कंपोनेंट दैट जनरेट द इवेंट, दैट इज़ बटन। फॉर एग्जांपल बटन। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इवेंट जनरेट कैसे होता है, जिसके कारण इवेंट जनरेट होता है उसका इवेंट सोर्स कहा जाता है। तो ऐसे GUI कंपोनेंट जिसके कारण इवेंट जनरेट होता है उसे हम लोग इवेंट सोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बटन, जैसा भी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया था कि बटन पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो उससे इवेंट जनरेट होता है। और जब इवेंट जनरेट होता है तो उस कंडीशन में उससे रिलेटेड एक मैसेज जनरेट होकर जो कंपाइलर है या जो इवेंट हैंडलर मेथड है उसके बाद एक मैसेज जाता है और इवेंट हैंडलर मेथड उसको क्या करता है, हैंडल करता है। तो देखिए यहाँ पे मैसेज की जो बात हो रही है उसे हम लोग इवेंट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं या मैसेज भी बोलते हैं। इट इज़ क्रिएटेड व्हेन इवेंट ऑकर्स। अब मैसेज जनरेट होगा, कब जनरेट होगा, जब कोई इवेंट ऑकर होगा। इट कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट विच इंक्लूड सोर्स ऑफ द इवेंट एंड टाइप ऑफ द इवेंट एक्सेट्रा। अब जो मैसेज जनरेट होगा उस मैसेज के अंदर होता क्या है, उस मैसेज के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो इवेंट को जनरेट करने में और इवेंट का जो सोर्स है उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी मैसेज के अंदर होती है। और इवेंट का टाइप भी उसी मैसेज के अंदर लिखा हुआ होता है। तो इस प्रकार का एक मैसेज जनरेट होता है जिसमें सोर्स ऑफ इवेंट, कहाँ से आपका इवेंट जनरेट हुआ है और किस कारण से जनरेट हुआ है और उसका टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें एक मैसेज के फॉर्म में इवेंट हैंडलर मेथड के पास पहुंचता है। और उसके बाद इवेंट हैंडलर मेथड या इसको हम लोग इवेंट लिसनर मेथड भी बोल सकते हैं। ये जो मेथड है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एज इन द फॉर्म ऑफ कोड। ये जो मेथड है ये कोड के फॉर्म में लिखी होती, ये कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं होता, अलग से कोई हार्डवेयर नहीं होता, ये एक प्रकार का कोड होता है जो क्या करता है, जब मैसेज जनरेट होकर इसके पास पहुंचता है तो इवेंट लिसनर या इवेंट हैंडलर मेथड उस मैसेज को रीड करती है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करने की कोशिश करती है। इट रिसीव्स इवेंट मैसेज एंड हैंडल्स इवेंट थ्रू द लिसनर इंटरफेस। यहाँ पर जो इवेंट मैसेज जनरेट होकर आया था, इवेंट हैंडलर मेथड उसको हैंडल करती है और लिसनर इंटरफेस के थ्रू उसको सुनने की कोशिश करती है। सुनने का मतलब है कि उसको उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करने की कोशिश करती है। अब देखिए डायग्राम से भी आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझ सकते हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इवेंट ऑकरेंस। अब सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन है या जो भी हमने एप्लीकेशन देख रहे थे वहाँ पर हमने, जैसे मैं आपको उस फॉर्म के ऊपर ले चलता हूँ ताकि आप जल्दी समझ पाएंगे। मान लीजिए फॉर्म मेरे सामने है, इस फॉर्म के ऊपर मैंने नेम को फिलअप कर दिया, जेंडर में मैंने सेलेक्ट कर दिया, फिर इसमें से प्रॉपर्टीज डू यू हैव मैंने सेलेक्ट कर लिया, सिटी मैंने सेलेक्ट कर ली, कुछ रिमार्क्स मुझे डालना थे वो रिमार्क्स मैंने डाल दिए। उसके बाद मैंने कंट्री विजिटेड पर ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लिया। अब फाइनली मैं क्या करूँगा, सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा वैसे ही एक इवेंट जनरेट होगा और ये जो इवेंट जनरेट होगा ये इवेंट सोर्स कहलाएगा, क्योंकि मैंने जो इवेंट जनरेट किया है या जो इवेंट जनरेट हुआ है वो उस फॉर्म पर बटन के क्लिक करने पर क्रिएट हुआ है। तो इसी कारण से उस मेथड को, जो बटन है जिसके कारण इवेंट जनरेट हुआ था, वो इवेंट सोर्स कहलाएगा या वो फॉर्म इवेंट सोर्स कहलाएगा। अब जैसे ही बटन पर क्लिक किया गया उससे रिलेटेड एक मैसेज जनरेट हुआ और उस मैसेज के अंदर क्या क्या था कि वो
मैसेज कौन से फॉर्म से जनरेट हुआ है, उसका सोर्स क्या है, उसका टाइप क्या है, और ये मैसेज एक फ्रेम होने के बाद ये पहुँचेगा इवेंट हैंडलर मेथड के पास। इवेंट हैंडलर मेथड उस मैसेज को समझने की कोशिश करेगा कि ये जो मैसेज आया है ये किस फॉर्म से आया है, किस सोर्स से आया है और किस टाइप के कंपोनेंट के कारण ये इवेंट जनरेट होकर आया है, और उसके अकॉर्डिंग जो इवेंट लिसनर मेथड है वो उस मेथड को रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो नीचे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है उससे भी हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। सबसे पहले इवेंट ऑकरेंस होता है, और वो इवेंट ऑकरेंस होता है या तो बटन के कारण, बटन पे प्रेस होने के कारण, या हो सकता है कि आपने माउस क्लिक किया हो, ड्रैग किया हो माउस, आपने किसी टेक्स्ट फील्ड के अंदर कोई वैल्यू को एंटर किया हो, कोई भी कारण हो सकता है इवेंट जनरेट होने का। तो इवेंट ऑकरेंस होता है, और इवेंट ऑकरेंस होता है किसके कारण, इवेंट सोर्स पर, इवेंट सोर्स के कारण, इवेंट सोर्स जो आपका फॉर्म है। फिर वहाँ से जब कोई इवेंट ऑकरेंस हुआ है तो एक इवेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है या एक मैसेज क्रिएट होता है, और वो इवेंट ऑब्जेक्ट या मैसेज जब इवेंट हैंडलर मेथड के पास पहुँचता है तो इवेंट हैंडलर मेथड क्या करती है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करने की कोशिश करती है, और फाइनली उसका जो रिएक्शन होता है वो वापस से कहाँ पहुँचता है, यूज़र के पास या इवेंट के पास जहाँ पे वो जनरेट हुआ था। तो इस प्रकार से कोई भी इवेंट किसी जावा GUI एप्लीकेशन के अंदर हैंडल किया जाता है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इवेंट हैंडलिंग मेथड क्या होती है या GUI एप्लीकेशन के अंदर इवेंट हैंडल कैसे किया जाता है, तो आपको ये 3 मेन पॉइंट लिखना होंगे, और अगर आप फ्लो चार्ट बना देते हैं तो ये वेल एंड गुड है, मतलब आप लोग को फुल मार्क्स इसके अंदर मिल सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जावा के अंदर कुछ भी आप एडिशनल नहीं लिख सकते, और आप ना कोशिश करिए इसको टू द पॉइंट लिखिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा थ्योरी नहीं है, इसमें टू द पॉइंट लिखना है आपको, और सारी चीज़ें कवर अप हो जाए ऐसे पॉइंट आपको मेंशन करना है। आप लोग ज़बरदस्ती अगर इसमें कुछ एडिशनल लिखने की कोशिश करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि जावा के अंदर कोई थियोरिटिकल चीज़ें नहीं होती, ये पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। तो कुछ जो थ्योरी है वो तो हम लोग लिख ही रहे, लेकिन उसको एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश मत करिए। आपके जो एग्जैक्टली पॉइंट है जो आप बताना चाहते हैं केवल उन्हें मेंशन करिए, आपको फुल मार्क्स उसके अंदर मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे हाउ टू यूज़ इवेंट हैंडलर्स इन नेटबिन। हम लोगों ने नेटबिन पर प्रैक्टिकल्स किए हैं, तो नेटबिन के अंदर इवेंट हैंडलिंग कैसे होती है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अलग अलग कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, या किस प्रकार से हम लोग कंपोनेंट का यूज़ कर पाते हैं, या कौन से कंपोनेंट क्या टास्क परफॉर्म करते हैं, और साथ में उनकी मेथड्स के बारे में देखेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें अब हो पाएंगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखें। थैंक यू।